Good evening to all of you. Very good evening to all of you. So कल हमने बेसिकली डिस्कस किया था, ठीक है। आई थिंक शायद हमने 4 बार मैकेनिज्म बेसिकली डिस्कस किया था ना, ग्राशॉफ्स लॉ के बारे में, ठीक है। तो वहां तक हमने बेसिकली डिस्कस कर लिया था। ट्रांसमिशन एंगल टॉपिक हुआ था क्या हमारा 4 बार मैकेनिज्म? नो सर। ओके, ठीक है। तो आई थिंक शायद इन्वर्जेंस हमने लिख लिए होंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखना ट्रांसमिशन एंगल। हाँ, इन्वर्जन ऑफ बार, ठीक है। इन्वर्जन ऑफ बार से पहले जस्ट एक ये लिख लेना, ट्रांसमिशन एंगल। ठीक है, ट्रांसमिशन एंगल। देखो, 4 बार मैकेनिज्म जब भी हम डिस्कस करते हैं तो उसमें अगर एंगल की बात करें, ठीक है, कुछ इस तरीके से। लेट्स सपोज दिस वन इज फिक्स्ड, ठीक है। एंड लेट्स सपोज दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज म्यू। म्यू से इसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, बाकी कोई भी आप नोटेशन यूज कर सकते हो, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज योर इनपुट लिंक, ठीक है। एंड दिस इज योर आउटपुट लिंक, ठीक है। मतलब इनपुट लिंक पे आप कुछ मोशन दे रहे हो एंड आउटपुट लिंक पे आपको कुछ मोशन ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है। कुछ एक पर्टिकुलर आपको पर्टिकुलर पैटर्न में एक आउटपुट पे कुछ एक मोशन मिल रहा है, ठीक है। मैकेनिज्म देखो डिफरेंट तभी हो सकता है जब तक उसका आउटपुट जो लिंक पे जो मैकेनिज्म मिल रहा है, मोशन मिल रहा है बेसिकली, आउटपुट लिंक पे जो हमें मोशन मिल रहा है वो डिफरेंट ना हो। लेट्स सपोज यही आपके पास एक मैकेनिज्म है, मैंने कोई दूसरा लिंक फिक्स कर दिया जिसको हम इन्वर्जन बोलते हैं। इन्वर्जन में क्या होता है कि आप अलग अलग लिंक को फिक्स करते हो तो आपको अलग अलग मैकेनिज्म्स मिलते हैं। बट अगर मैंने कोई दूसरा लिंक फिक्स कर दिया इसके बजाय, जो अभी इस एग्जांपल में इसके अलावा मैंने कोई दूसरा लिंक फिक्स किया और मुझे सेम पैटर्न पे ही मोशन मिल रहा है, ठीक है, तो मैं मैकेनिज्म डिफरेंट नहीं बोल सकता। अनटिल एंड अनलेस कि आपको कोई डिफरेंट टाइप ऑफ आउटपुट मोशन ना मिले तब तक आप मैकेनिज्म डिफरेंट नहीं बोलोगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये कि जब भी मैकेनिज्म बोला जा रहा है इट मींस देयर शुड बी अ यूनिक आउटपुट मोशन। मैकेनिज्म के साथ हमेशा एक यूनिक आउटपुट मोशन होना चाहिए, ठीक है, तभी आप जाके उसको मैकेनिज्म बोल पाओगे, ठीक है। तो एंड ये चीज आपको याद होगा, इसको हमने बेसिकली क्या बोला था, कपलर, जो कि क्या है, जस्ट अ मोशन ट्रांसमिटिंग बॉडी है, ठीक है, ये चीज। एंड लेट्स सपोज सबका अगर यहाँ पे हम नेमिंग कर देते हैं, दिस इज ए, ठीक है, दिस इज बी, मतलब बेसिकली ए बी सी डी जो हम ये लिख रहे हैं, दिस इज द लिंक लेंथ, ये लिंक का लेंथ है बेसिकली, ठीक है। तो ट्रांसमिशन एंगल क्या होता है, देखो, ट्रांसमिशन एंगल इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन कपलर लिंक, तो लिख देते हैं एंगल बिटवीन बिटवीन कपलर लिंक एंड आउटपुट लिंक, एंड आउटपुट लिंक, ठीक है, ये चीज, द एंगल बिटवीन कपलर लिंक एंड आउटपुट लिंक। यहाँ पे बेसिकली वो कौन सा एंगल है, दिस वन, ये वाला जो एंगल है, बिकॉज कपलर लिंक आपका ये है, ठीक है, आउटपुट लिंक ये है, तो दोनों के बीच में जो भी एंगल बनेगा, दिस एंगल विल बी नोन एज द ट्रांसमिशन एंगल, ठीक है, ये चीज।
अब क्या होता है कि इस पर्टिकुलर इस चीज में आपको देखो सिस्टम मैकेनिज्म की अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल हो सकती है। आपको बेसिकली ये फाइंड आउट करना है कि कब मिनिमम एंगल होगा, कब मैक्सिमम एंगल होने वाला है। ठीक है, तो दो केस जनरली यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। देखो अगर इस केस की अगर मैं बात करूं तो एक जनरल केस है, ऐसा नहीं है कि यही केस हमेशा फॉलो होंगे, ऐसा भी नहीं। एक जनरल केस ले लें, ठीक है। लेट सपोज केस वन एक हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, केस वन हम कंसिडर करते हैं कि थीटा इक्वल्स टू जीरो, मैकेनिज्म में थीटा इक्वल्स टू जीरो। लेट सपोज मैकेनिज्म में थीटा इक्वल्स टू जीरो, ये हम केस कंसिडर कर लेते हैं। ठीक, केस वन। ठीक, अब अगर थीटा जीरो होगा तो आपको पता है मैकेनिज्म में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। देखो द मैकेनिज्म विल बी लाइक दिस। ठीक है, ये आपका ए वाला है। ठीक है, एंड दिस विल बी योर डी, एंड ये हो जाएगा आपका सी वाला पार्ट, और ये बी बेसिकली यहाँ पे ओवरलैप कर रहा होगा कहीं ना कहीं, वो कहीं ना कहीं इसके साथ ओवरलैप कर रहा होगा। ठीक, ये चीज। ठीक है, तो इस तरीके से अब एक चीज देखो, यहाँ पे अगर मैं डायमेंशनिंग की बात करूं, द टोटल डायमेंशन इज ए। टोटल डायमेंशन तो ए है, हमें पता है। टोटल डायमेंशन इज नथिंग बट ए। टोटल जो लेंथ है ये ए है। ठीक, बट अगर हम इसकी बात करें, ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये आप बता सकते हो इजली। ठीक है, ये अगर आपका बॉटम में अगर ए था, ठीक है, तो ये जो लेंथ है दिस वन, यस एग्जैक्टली सिद्धार्थ, करेक्ट, ए माइनस बी। ठीक, ए माइनस बी। ठीक है, और ये लेंथ आपको पता ही है ऑलरेडी, ये डी है एंड दिस इज सी। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको जो एंगल मिलने वाला है, कौन सा, ट्रांसमिशन एंगल की हम बात कर रहे हैं, दिस एंगल, द ट्रांसमिशन एंगल। दिस ट्रांसमिशन एंगल, इट इज मिनिमम, इट इज गोइंग टू बी मिनिमम। ठीक है, थीटा जीरो कंडीशन पे ये क्या हो जाएगा, आपको मिनिमम मिलने वाला है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये चीज। अब एक चीज है, देखो आपने क्या करा, थीटा जीरो करा। थीटा कौन सा एंगल है, इनपुट और ये फिक्स के बीच में। ठीक है, बस आपको इतना याद रखो, देखो इनपुट की वैल्यू थीटा जीरो कर रहा हूं मैं इस पर्टिकुलर केस में, जरूरी नहीं कि हर जगह ऐसा हो। जस्ट फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग पर्पस हम चीज नोट कर रहे हैं। आपको बस इतना नोटिस करना है कि ट्रांसमिशन एंगल मिनिमम किस पर्टिकुलर पोजीशन में होगा, ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ट्रांसमिशन एंगल किस पर्टिकुलर कंडीशन में जीरो होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर हमने बोला थीटा जीरो है, तो हमें जो म्यू मिलेगा बेसिकली, म्यू विल बी म्यू मिनिमम। ठीक है। ठीक है, इसके जस्ट बगल में ही लिख लेते हैं, थीटा जीरो होने पे हमें क्या मिल रहा है, म्यू विल बी म्यू मिनिमम। हमें मिनिमम एंगल मिलने वाला है ट्रांसमिशन का। ठीक है, अच्छा ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल में आप कोसाइन रूल अगर आपको पता है, ठीक है, लेट सपोज अगर आपको कोसाइन रूल पता है तो एक चीज, खैर हम अलग से लिख लेते हैं, आपको ये आइडिया होना चाहिए ट्राइंगल लॉ के बारे में। ठीक है। ठीक है, लेट सपोज ट्राइंगल लॉ में आपको बस एक चीज देख लेना, लेट सपोज ए बी एंड सी है। ए के अपोजिट एंगल अल्फा, बी के अपोजिट एंगल बीटा एंड सी के अपोजिट गामा। तो अगर मुझे कोसाइन रूल लिखना है, कोसाइन रूल क्या होने वाला है, देखो कोई भी एक साइड का स्क्वायर, लेट सपोज ए स्क्वायर, ए के अपोजिट जो ए के अलावा जो रिमेनिंग दो साइड्स है उनका स्क्वायर कर लेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, माइनस आएगा यहाँ पे, और यहाँ आ जाएगा टू इंटू बी इंटू सी, कॉस, कॉस ऑफ व्हाट एंगल, जो ए के अपोजिट है, दैट इज अल्फा। ठीक है, सिमिलर मैनर में अगर मुझे बी के लिए लिखना है तो बी स्क्वायर, बाकी दो साइड्स कौन सी बची, ए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
माइनस 2 × a × c इंटू कॉस, कॉस कौन सा एंगल जो बी के अपोजिट है, दैट इज बीटा। ठीक है, लेट सपोज सी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि रिमेनिंग साइड्स ए एंड बी बचा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस 2 × a b कॉस सी के अपोजिट एंगल दैट इज गामा। इस तरीके से आप कोसाइन रूल लगा सकते हो। ठीक है, कोसाइन रूल आपको याद होना चाहिए इन केस ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये आपका बहुत हेल्प करेगा आगे। ठीक, जनरल चीजें ये तो आपको याद होनी भी चाहिए। ठीक है, ये चीज आपका कोसाइन रूल हो गया। ठीक है, इस तरीके से अब कोसाइन रूल अगर मैं अप्लाई करूँ तो, हाँ देखो इस पर्टिकुलर कंडीशन में म्यू, एक चीज देखो, अभी एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल करेंगे। देखो ये जब इधर की तरफ ऐसे शिफ्ट होगा ना, एक चीज देख लो, ये जो बी वाला लिंक है जब ये ऐसे शिफ्ट होगा, ठीक, ये चीज अगर ऐसे शिफ्ट होगी, लेट सपोज ये ऐसे शिफ्ट हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है इसका कनेक्शन इसके साथ है, तो ये इसके साथ ऐसे शिफ्ट होगा। ये बात समझ रहे हो? ये ऐसे हैं, ठीक है, ये इनका आपस में कनेक्शन है, ये सब आपस में ज्वाइंट है, तो क्या होंगे, टर्निंग ज्वाइंट है, तो ऑब्वियसली बात है वो एक दूसरे से अलग तो होंगे नहीं, वो उसके साथ टर्न होगा। लेट सपोज मैं बी को रोटेशन दे रहा हूँ, तो बी के साथ सी भी मूव करेगा ना, है ना, तो और सी मूव हो रहा है तो उसके साथ अलॉन्ग डी भी मूव करेगा। तो ये चीज मैं बोल सकता हूँ कि फॉर दिस कंडीशन जैसे एंगल आप जीरो करोगे तो सी बिल्कुल, सी और डी एकदम क्लोज आ चुके होंगे, तो क्लोज आ चुके होंगे डेफिनेटली उन दोनों के बीच में एंगल जो होगा वो मिनिमम होगा। ठीक है, सी एंड डी, कपलर वाला लिंक आउटपुट वाला लिंक के बीच के एंगल को ही तो हम ट्रांसमिशन एंगल बोल रहे हैं। अब दोनों एकदम क्लोज आ चुके, इट मींस वो मिनिमम एंगल होगा। ठीक है, बट ये कोई जरूरी नहीं है कि जीरो एंगल होगा तभी म्यू मिनिमम होगा। अभी क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल करेंगे, आपको खुद चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ये हम एनालिसिस मतलब अंडरस्टैंडिंग पर्पस में हम ये चीज नोट करें। ठीक है, ये चीज अब अगर दूसरा केस कंसिडर करें, ठीक है, दूसरा केस कंसिडर करें, अच्छा यहाँ पे अगर आपको म्यू मिनिमम निकालना हो तो आप डायरेक्टली कोसाइन रूल अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कोसाइन रूल अगर आप अप्लाई करते हो, लेट सपोज अगर आपने कोसाइन रूल अप्लाई किया, तो एक ट्राइंगल की साइड ए माइनस बी है, दूसरी सी है और तीसरी डी है। ठीक है, अगर आपको ये निकालना है म्यू मिनिमम तो आप डायरेक्टली कोसाइन रूल अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। और कैसे अप्लाई करोगे, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि एक ये साइड होगी और दूसरी साइड कौन सी है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, माइनस 2 × c × d इंटू कॉस, क्योंकि a माइनस बी के अपोजिट में जस्ट कौन सा एंगल है, म्यू मिनिमम। ठीक, तो आप यहां से म्यू मिनिमम का वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से करेक्ट। यहां से अब लेट सपोज दूसरा केस कंसिडर करते हैं, केस नंबर 2। ठीक है, केस नंबर 2 कंसिडर करते हैं। ठीक है, अगेन जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो कि जीरो एंगल पे ही आपको मिले। ठीक है, इस तरीके से केस नंबर 2 में क्या करते हैं, लेट सपोज एंगल थीटा इज 180, थीटा को हम 180 कंसिडर कर लेते हैं, इस थीटा को 180 डिग्री हम कंसिडर कर लेते हैं। अब थीटा को 180 डिग्री कंसिडर करते हैं, लेट सपोज देखो ये थीटा है, पहले आपने इसको जीरो करा इधर लाके, अब 180 करोगे तो ये इधर आएगा, करेक्ट, ये इधर जीरो करा, अब इसको इधर लेकर आओगे 180 करोगे, और 180 करने पे क्या सी और डी के बीच में मैक्सिमम मैक्सिमम मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, कहने का मतलब दोनों के बीच में एंगल बढ़ जाएगा। ये बात सही है? देखो पहले आप दोनों को जीरो कर रहे हो, जीरो करते हो तो जीरो करते वक्त इधर ला रहे हो तो सी एंड डी क्लोज आ रहे हैं, बट जैसे ही इसका एंगल 180 डिग्री करते हो बी का तो सी और डी दूर जाएंगे। मतलब इतना तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना कि सी और डी दूर जाएंगे, जैसे ही मैं बी को 180 डिग्री पे लेकर जाता हूँ तो दूर जाएंगे, डेफिनेटली दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ठीक है, इस बेसिस में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो केस 2 में देखो, केस 2 में अगर हम ड्रॉ करें, ठीक है, कुछ इस तरीके से,
देन यहाँ पे आपने दूसरा इसको फर्दर आगे एक्सटेंड किया है, इसको यहाँ पे सबसे पहले ज्वाइंट दिखाना जरूरी है। एंड ये कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक है, अभी फिजिबिलिटी की हम बात नहीं कर रहे, हम तो जस्ट एबीसीडी हमने जस्ट एक नाम दे दिया है। बाकी तो हम जब एक्चुअल में हमारे पास डायमेंशन होगा तब हम चेक करेंगे फिजिबिलिटी ऐसा पॉसिबल है भी कि नहीं। ठीक है, तो लेट सपोज नेमिंग की बात करते हैं, ये आपका ऑलरेडी ए था, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी एंड दिस वन इज डी। करेक्ट, यही हो जाएगा अगर दोनों के बीच में एंगल थीटा हो जाएगा। ए और बी के बीच में एंगल, ए और बी के बीच में एंगल 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात आपको कुछ ऐसा मिलेगा, दिस एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, एंड हमें इन दोनों के बीच के एंगल को चेक करना है। ठीक है, तो हमें ये चीज ऑब्जर्व होगी कि जैसे हम 180 डिग्री करेंगे तो म्यू विल बी म्यू मैक्सिमम। ठीक है, इस तरीके से। करेक्ट, ए आपका हो गया, बी इस साइड पे, सी। ठीक है, इस तरीके से आपको मैक्सिमम दिखने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप टोटल लेंथ की बात करते हो तो नाउ इस पर्टिकुलर केस में टोटल लेंथ विल बी ए प्लस बी। ठीक है, तो टोटल लेंथ विल बी ए प्लस बी। ठीक है, इस तरीके से। अगेन अगर आपको कोसाइन रूल लगाना है तो आप कोसाइन रूल लगा के डायरेक्टली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कोसाइन रूल लगाना है तो आप क्या करोगे, ए प्लस बी, ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, अदर टू साइड्स सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। करेक्ट, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड फाइनली क्या बचा आपके पास, माइनस 2 इंटू सी इंटू डी कॉस म्यू मैक्सिमम। ठीक, कॉस म्यू मैक्सिमम, ये चीज। ठीक है, इस तरीके से। चलो ठीक, ये चीज क्लियर है। अब देखो ये तो जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग पर्पस हमने ये चीजें दो केस नोट करे। अब हम हमारे पास जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल में डायमेंशन होगी, देन हमें फिजिबिलिटी देखना पड़ेगा कि पॉसिबल है भी कि नहीं। ठीक है, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस आपको ये दो केस याद होने चाहिए, क्योंकि ये कई बार पीएसयूज में पूछ लिए जाते हैं, कई पीएसयूज में पूछे हुए एंड पीएससी में। ठीक, गेट में ऐसा डायरेक्टली वैल्यूज रेयरली पूछ ली, क्योंकि पॉसिबल है कि ऐसा चेंज हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जीरो पे ही आपको मिनिमम मिले और 180 पे मैक्सिमम मिले, जरूरी नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ये चीजें। नेक्स्ट इस पे एक न्यूमेरिकल लिखते हैं तो आपको खुद ब खुद चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एक न्यूमेरिकल लिखते हैं, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो लेट सपोज आपके पास कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे जो डायमेंशन है, दिस इज 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको ट्रांसमिशन एंगल मिनिमम मैक्सिमम दोनों निकालना है। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू। सॉल्व करो सर फटाफट, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज निकालनी है आपको। इनपुट लिख, इसको इसको कंसिडर कर सकते हो। देखो ये आपका ट्रांसमिशन एंगल,
दिस इज योर ट्रांसमिशन एंगल। मतलब 4 वाले को हम इनपुट दे रहे हैं, 8 वाला हमारा आउटपुट है, ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। कोसाइन रूल लगाओ फटाफट। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए आपको कि ट्राइंगल फॉर्मेशन कब हो सकता है पॉसिबल। ट्राइंगल प्रॉपर्टी पढ़ा होगा ज्योमेट्री आपने कभी स्कूल लेवल पे। ट्राइंगल फॉर्मेशन की कोई कंडीशन पता है कि कब बेसिकली हम बोल सकते हैं कि अगर आपको गिवन लेंथ दी है तो आप बता सकते हो कि ट्राइंगल फॉर्मेशन पॉसिबल है या नहीं। ट्राइंगल प्रॉपर्टी सुना है कि नहीं सुना है? देखो कोई भी आपके पास 3 साइड अवेलेबल है, मैक्सिमम 124, ठीक है। हाँ मिनिमम बताओ, मिनिमम कितना आ रहा है? मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन एंगल इज 124.2। हाँ मिनिमम के लिए ट्राइंगल फॉर्मेशन नहीं होगा, बिल्कुल सही। तो ट्राइंगल का प्रॉपर्टी होता क्या है, ये तो मैं पूछ रहा हूँ। जब भी आप ट्राइंगल फॉर्मेशन की बात करते हो, सपोज कोई एक ट्राइंगल है ऐसा, सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड। यस, कहने का मतलब ये है, लेट सपोज एक इसमें लॉन्गेस्ट साइड है और बाकी दूसरी कुछ है, एक लॉन्गेस्ट है बाकी ए एंड बी। तो लॉन्गेस्ट साइड कभी भी क्या होनी चाहिए, कभी भी क्या होगा, उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए सम ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि द लार्जेस्ट साइड शुड बी शुड बी लेस देन should be less than the sum of less than the sum of other two sides। ठीक,
इस तरीके से। तो लार्जेस्ट हमेशा कम होना चाहिए बाकी दो के सम के कंपैरिजन में, मतलब सम ऑफ अदर टू साइड शुड बी ग्रेटर देन लार्जेस्ट साइड। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो, अगर आप यहाँ पे मैक्सिमम निकालना चाहते हो, अगेन अगर इसमें हम फोर वाले को, ये फोर वाला ना, इसको अगर हम इसको 180 डिग्री कर दें तो क्या ट्रायंगल फॉर्मेशन पॉसिबल है? ट्रायंगल फॉर्मेशन पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि देखो, अगर ट्रायंगल फॉर्मेशन अगर 180 डिग्री करते हैं, इस फोर वाले को अगर हम 180 डिग्री करते हैं तो एक साइड बनेगी 4 + 6 10, और दूसरी साइड बनेगी 3, फिर तीसरी बनेगी 8। तो लार्जेस्ट शुड बी लेस देन द सम ऑफ अदर टू, एंड ऑब्वियसली बात है 10 इज लेस देन 8 + 3 दैट इज 11। ये बात क्लियर है यहाँ तक? तो ट्रायंगल फॉर्मेशन बिल्कुल पॉसिबल है यहाँ पे। इस वाले केस में क्या होगा, ट्रायंगल फॉर्मेशन बिल्कुल पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका बेसिकली हो जाएगा 4 + 6। ठीक है, दिस विल रिमेन 8 एंड दिस विल रिमेन 3। तो ऑब्वियसली बात है 10 इज लेस देन 8 + 3। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है ट्रायंगल की, तो डेफिनेटली आप बोल सकते हो ये ट्रायंगल बिल्कुल सही है। तो अब यहां से आप ये जो एंगल है बेसिकली जो हमें निकालना है, दिस वन, दिस विल बिकम द मैक्सिमम। तो यहां से आप डायरेक्टली मैक्सिमम निकाल लो बाय अप्लाइंग द कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 × 3 × 8 इंटू कॉस म्यू, म्यू मैक्सिमम बेसिकली। ठीक है, इस तरीके से, एंड यहां से आप कॉस म्यू की वैल्यू निकाल लो और म्यू मैक्सिमम की। ठीक है, अराउंड 124 समथिंग आ रहा होगा, चेक कर लेना, 124.2 डिग्री। ठीक है, ठीक, ये चीज इस तरीके से कैलकुलेशन करोगे आपके पास म्यू मैक्सिमम आ जाएगा। बट अब अगर लेट सपोज ये चीज इसी फोर वाले लिंक को हम इधर लिया है 0 डिग्री करते, तो पॉसिबल है क्या ट्रायंगल बन पाएगा? कभी नहीं। क्यों नहीं बन पाएगा? बिकॉज थ्री साइड आपका एज इट इज रहेगा 8, एक 3 साइडेड ट्रायंगल का एक 8 है और एक 4 - 6 2। तो आपको पता है 8 लॉन्गेस्ट साइड है, बट बाकी दो साइड क्या हो जाएंगी 2 एंड 3 विच इज 5। तो उन दोनों का समेशन 8 से क्या है, लेस है, तो पॉसिबल ही नहीं है ट्रायंगल। ठीक है, ऐसे केस में पॉसिबल ही नहीं है। तो इस केस में कैसे ट्रायंगल फॉर्मेशन होगा, देखो इस केस में ट्रायंगल फॉर्मेशन ऐसा हो सकता है। इस केस में ना ट्रायंगल फॉर्मेशन देखो कुछ इस तरीके से, इसको मैं यहीं पर ही दिखा, ये कुछ ऐसे मूव करा होगा और ये चीज कुछ ऐसे मूव करी होगी। ठीक, इस तरीके से इस केस में आपका मिनिमम एंगल बनेगा। इस पर्टिकुलर केस में आपका कुछ एक मिनिमम एंगल बनेगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, ये भी इतना मूव करेगा, ये वाला पार्ट भी ऐसे मूव कर रहा होगा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो एंगल पे नहीं है पॉसिबल कि जीरो एंगल पे आप बोल दो कि हाँ मिनिमम एंगल हो जाएगा, नहीं। तो आपको ये चीज चेक करना आना चाहिए कि ट्रायंगल फॉर्मेशन जो है वो करेक्ट है कि नहीं। जब ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा तो कैसे मिनिमम एंगल दे देगा? ठीक है, तो अगर हम मिनिमम एंगल के लिए चेक करें तो इट विल बी लाइक दिस, ये आपका हो जाएगा 6, ये ऑलरेडी 8 है ही, ये 4 होगा एंड दिस इज 3। ठीक, ठीक है, इस तरीके से। ठीक, ये तो ऑलरेडी आपका 6 है आई थिंक। ठीक है, 6, दिस इज 4, दिस इज 3, दिस इज 8। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो 3 4 7 एंड 7 एंड 6, तो लार्जेस्ट 8 है, तो 8 इज लेस देन 6 + 7। करेक्ट, ये चीज तो पॉसिबल है, तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर केस में आपको मिनिमम एंगल मिलेगा।
और मिनिमम एंगल मिलेगा तो आप डायरेक्टली कोसाइन रूल लगा के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब कोसाइन रूल लगाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल। ठीक है, ये जो आपका 6 का स्क्वायर है इक्वल्स टू हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस माइनस क्या लिखोगे, 2 इंटू 6, 2 इंटू 7 इंटू 8 इंटू कॉस म्यू मिनिमम। ठीक, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से आप म्यू मिनिमम का वैल्यू भी निकाल लोगे, और म्यू मिनिमम का जो वैल्यू आएगा आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन अराउंड 46.5। ठीक है, 46.5 के अराउंड आएगा। ठीक है, करेक्ट, यहाँ तक चीजें क्लियर है। ठीक है, अच्छा, इन्वर्जन्स में हमने बेसिकली उसके नेमिंग तो लिख लिया था शायद, है ना। 4 बार चेन के मैकेनिज्म्स के हमने इन्वर्जन्स का नाम लिखा था। इन्वर्जन्स ऑफ 4 बार मैकेनिज्म, नेक्स्ट लिखो इन्वर्जन ऑफ 4 बार मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले हमारे पास वो है कपल्ड व्हील ऑफ लोकोमोटिव। ठीक है, तो इसमें जस्ट कुछ एक एक पॉइंट है जो हमें नोट करना है। ठीक, कपल्ड व्हील ऑफ लोकोमोटिव। ठीक है, कपल्ड व्हील ऑफ लोकोमोटिव। ठीक है, इस तरीके से। तो कपल्ड व्हील ऑफ लोकोमोटिव कुछ आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ रोटेशन दोगे तो ये रोटेशन करेगा। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज इनपुट, तो इट विल बी द आउटपुट। अच्छा, ऐसा कहीं आपने मैकेनिज्म देखा है कभी, ऐसा मैकेनिज्म कभी देखा हो, कहीं आपने ऐसा एग्जांपल देखा हो कहीं लाइफ में? ट्रेन कसम से ट्रेन रेलवे। हाँ, यस यस एग्जैक्टली, ट्रेन में, ट्रेन व्हील, यस यस बिल्कुल करेक्ट, वहां पे होता है ये चीज। ठीक है, तो ये बेसिकली डबल क्रैंक मैकेनिज्म है। ठीक है, पहली बात तो ये क्या आपका डबल क्रैंक मैकेनिज्म। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे अपोजिट जो लिंक है, अपोजिट लिंक, अपोजिट लिंक आर इक्वल इन लेंथ। तो कौन सा मैकेनिज्म हो जाता है, अपोजिट लिंक आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है,
ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कोई सा भी पूछा जा सकता है कि जो कपल्ड लोकोमोटिव व्हील है, कौन सा मैकेनिज्म है, जो अपोजिट जो लिंक है बेसिकली उनका लेंथ इक्वल होता है कि नहीं होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे वाले मैकेनिज्म को आप क्या बोलते हैं, एक और नाम बोला जाता है पैरेललोग्राम, है ना? यस एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इस तरीके से। तो एक का रोटरी मोशन दूसरे के रोटरी मोशन को कन्वर्ट, मतलब रोटरी टू रोटरी ट्रांसफर हो रहा है मोशन, रोटेशन टू रोटेशन मोशन ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि रोटेशन टू ट्रांसलेशन होगा, बट यहाँ पे आप देखोगे तो रोटेशन टू रोटेशन ट्रांसफर हो रहा है मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आप ऐसा नोट कर लेना, रोटेशन टू रोटेशन, रोटेशन टू रोटेशन चल रहा है। ठीक है, रोटेशन टू रोटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रोटेशन टू रोटेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो दूसरा चीज है मुझे नोट करना है, ठीक है, वो है आपका बीम इंजन। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका बीम इंजन। ठीक है, अब बीम इंजन का अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपके पास मैकेनिज्म है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास ये मैकेनिज्म है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, जो क्रैंक है, क्रैंक का जो रोटेशन है, दिस क्रैंक, इस क्रैंक का रोटेशन है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो क्रैंक तो ये पूरा रोटेट करेगा अपना। ठीक है, लाइक दिस। बट क्रैंक के रोटेशन से हो क्या रहा है, कौन सा मोशन हमें अचीव हो रहा है? ये बात समझ में आ रही है, कौन सा मोशन हमें अचीव हो रहा है? क्रैंक आपका रोटेशन कर रहा है कंप्लीट, बट द रोटे बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन ट्रांसलेशन स्लाइडिंग या ऑसिलेटिंग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, करेक्ट। तो हो क्या रहा है ना, देखो एक्चुअली में क्या है ना, बीम इंजन में ना एक चीज समझना, बीम इंजन में एक आपका क्रैंक हो गया, 4 बार मैकेनिज्म बोला है देखो, एक तो आपका क्रैंक हो गया, ठीक है, एक तो पहले फिक्स हो गया, ठीक है, सेकंड इज योर क्रैंक, थर्ड वन दिस एंड फोर्थ वन दिस। ठीक है, तो ये सब पार्ट, ये तो हम मोशन यूटिलाइज कर रहे हैं बेसिकली, ये सब आपका मैकेनिज्म का पार्ट नहीं है। अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो सिंपली आपका क्या हो जाएगा, एक तो फिक्स्ड वन, देन सेकंड क्रैंक, थर्ड वन दिस एंड फोर्थ वन दिस
एंड फोर्थ वन आपका फिर अगेन फिक्स्ड के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ये जो पार्ट है ये तो यूटिलाइजेशन पर्पस के लिए है। ठीक है, वो मैकेनिज्म का पार्ट नहीं। अगर मैं सिर्फ मैकेनिज्म की बात करूंगा तो ये पार्ट नहीं आएगा उसमें, क्योंकि आपको याद होना चाहिए हम किसके इन्वर्जन पढ़ रहे हैं, 4 बार मैकेनिज्म के। 4 बार मैकेनिज्म सिंपली 4 लिंक है ना। तो 4 लिंक में से तो एक फिक्स, सेकंड क्रैंक, थर्ड वन दिस एंड फोर्थ वन दिस। फोर्थ वाला ही तो बेसिकली ऑसिलेट कर रहा है इधर से उधर। ये जो फोर्थ वाला है ये ऐसे तो ऑसिलेट कर रहा है बेसिकली, इसको मैं बोलूंगा ये ऑसिलेशन कर रहा है। देखो फोर्थ वन वाला जो पार्ट है इट इज ऑसिलेटिंग लाइक दिस। ठीक है, फोर्थ वन का क्या होगा, ऑसिलेशन होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रोटेशन टू ऑसिलेशन है। देखो यहाँ पे रोटेशन टू ऑसिलेशन, इसका भी हम एक वो देखेंगे तो शायद आपको चीजें और बेटर लगे। रोटेशन टू ऑसिलेशन, ठीक है, उस ऑसिलेशन को तो हम यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, उस ऑसिलेशन को तो हम यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज का याद रखना, ये तो ट्रांसलेशन तो हम यूटिलाइज कर रहे हैं, इसको इसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया, वो तो हमने इसके साथ कनेक्ट करा तब हमें यहाँ पे ट्रांसलेशन दिख रहा है। अदरवाइज अगर मैं आउटपुट मोशन की बात करूंगा तो वो कैसे होगा, देखो वो कुछ इस तरीके से होने वाला है, लाइक दिस। ठीक है, वो तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए कि भाई वो मोशन यूज कैसे हो रहा है इसलिए उसको ड्रॉ किया, चाहे तो इसे हटा भी। ठीक है, तो देखो एक सेकंड में आपको दूसरा मैकेनिज्म, इसी का एक मैकेनिज्म पार्ट दिखाता हूँ तो शायद आपको क्लियर हो। जस्ट अ सेकंड। देखो आई थिंक शायद ये चीज आपको दिख रही होगी। ये बीम इंजन दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट। देखो यस सर। क्रैंक है ना, हाँ ये क्रैंक का रोटेशन हो रहा है, ब्लू जो दिख रहा है आपको, फिर देन येलो वाला कपलर टाइप हो गया आपका, ग्रीन, देन आपका वो आउटपुट वाला लिंक। ग्रीन वाला लिंक आपका आउटपुट लिंक है, ठीक है, येलो इज योर कपलर एंड द ब्लू वन इज क्रैंक। ठीक है, तो ग्रीन वाले का ऑसिलेशन हो रहा है। ठीक है, ग्रीन वाले को सर हम इमेज प्रॉपर शेयर नहीं होती है। ये बेसिकली आपको इमेज नहीं दिख रहा है क्या बीम इंजन वाला। सर हमें लाइक वर्ड फाइल मैनेजर में बीम इंजन का जो आइकन है दैट वाज विजिबल, बट कंप्लीट बीम इंजन शायद आपने ओपन किया वो नहीं। मैकेनिज्म एनिमेशन कुछ भी नहीं दिख रहा आप लोगों को। नो सर एनिमेशन नहीं दिख रहा, वी आर आइकन दिख रहा है सर बस। अच्छा आइकन्स सिर्फ दिख रहे हैं, टेक्स्ट और आइकन दिख रहा है, एक सेकंड एक सेकंड। जस्ट अ सेकंड, स्टॉप कर। ठीक है, तो जस्ट अ सेकंड, मैकेनिज्म। यस, अब अभी भी दिख रहा है कि अब नहीं दिख रहा। दिख रहा अब। ओके ओके ओके, अब दिख रहा है ना। हाँ तो मैं ये बोल रहा था, ये जो दिख रहा है ब्लू वाला बेसिकली क्रैंक है, येलो वाला आपका कपलर हो गया एंड ग्रीन वाला बेसिकली आपका क्या है, ये वो पार्ट है आउटपुट लिंक।
तो ग्रीन वाले पार्ट को ऑब्जर्व करोगे तो वो ऑसिलेट कर रहा है, ट्रांसलेट नहीं करेगा, वो ऑसिलेट कर रहा है, बट उसके ऑसिलेशन मोशन को हम आगे यूज कर रहे हैं, तो वो अलग चीज है, वो मैकेनिज्म का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये चीज, ठीक है, तो है ना, ये चीज क्लियर हो गया। तो ये विजुअलाइजेशन आपके माइंड में होना चाहिए कि कैसे है। तो याद रखना, यहाँ पे गलती मत करना कि रोटेशन जो हो रहा है, रोटेशन टू ऑसिलेशन हो रहा है। ठीक है, चलो, ठीक है, आ जाओ वापस। तो ये है हमारा क्रैंक। हाँ ठीक है, क्रैंक टू ऑसिलेशन हमें दिख रहा है, तो रोटेशन टू ऑसिलेशन हमने लिख लिया। ठीक है, रोटेशन टू ऑसिलेशन। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन आएगा बीम इंजन का, तो यही पॉसिबिलिटी है उसमें कि आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रोटेशन टू ऑसिलेशन हो रहा है, रोटेशन टू ट्रांसलेशन हो रहा है, कि रोटेशन टू रोटेशन हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से चीजें पूछी जा सकती है आपसे। तो बेसिकली दिस इज द ऑसिलेटिंग लिंक। ठीक है, दिस इज द ऑसिलेटिंग लिंक। ठीक है, एंड इसको चाहे तो आप अलग से हाईलाइट कर लो कि ये बेसिकली मैकेनिज्म का पार्ट नहीं है। नॉट अ पार्ट ऑफ मैकेनिज्म। याद रखना, क्योंकि 4 बार मैकेनिज्म है, 4 लिंक होने चाहिए। 4 अगर आप चेक करते हो तो 4 कौन से हैं वो? दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। अगेन द फिक्स्ड वन इज 1। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि मैकेनिज्म आपको याद होगा, डेफिनेशन मैकेनिज्म में हमने क्या बोला था, ऑब्जेक्टिव सिर्फ मोशन से, मोशन, बाकी आगे उस मोशन को आप कैसे यूटिलाइज करो टोटली डिफरेंट थिंग। ठीक है, आपने मोशन क्या दिया, मोशन आउटपुट, इनपुट क्या मोशन दिया, आउटपुट क्या मिला, बस इतना ही हमें एनालिसिस करना होता है मैकेनिज्म में। ठीक है, चलो, यहाँ तक क्लियर है। देन थर्ड, थर्ड इसमें आपका एक होता है पैंटोग्राफ। ठीक है, तो इसमें ना एक पॉइंट लिख लेना सबसे पहले, क्योंकि कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, इससे कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, कि पेंटाग्राफ में लिख लेना, पेंटोग्राफ इज अ ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट used for reproducing the given geometrical figures. Given geometrical figures, ठीक है, करेक्ट। ज्योमेट्रिकल फिगर्स और प्लेन एरिया, तो एग्जैक्टली उसको कॉपी कर लेता है, मतलब कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप, ये फिगर आपको दे रखा है, ये प्लेन एरिया, उसको एग्जैक्टली कॉपी कर लेता है, एनलार्ज एंड स्मॉल कर सकता है उसको। ठीक है, प्लेन एरिया ऑफ एनी शेप, आगे हम लिख लेते हैं इसमें, ऑफ एनी शेप on an on an enlarged or reduced scale, on enlarged or reduced scale। ठीक है, ऑन एन एनलार्ज और रिड्यूस स्केल। ठीक है, एंड इसमें एक और पॉइंट लिख लेना कि इट इज ऑल्सो यूज फॉर, एक तो ये यूज होता है, ठीक है, यूज
के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे। बाकी पैंटोग्राफ को ऐसा हमें एनालिसिस नहीं करना, एनालिसिस हमें कुछ पर्टिकुलर ही मैकेनिज्म्स का करना है, लेकिन बट हमें पता होना चाहिए पैंटोग्राफ यूज का होता है, क्योंकि एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है कई बार। ठीक है, तो इसमें लिख लेना नेक्स्ट, ऑल्सो यूज फॉर गाइडिंग मशीन्स, ऑल्सो used for guiding machine tools, guiding machine tools, ठीक है, machine tools cutting tools एक ही चीज, ठीक है, and also used for duplicating the drawing maps, used for duplicating the drawing maps, ठीक, इस तरीके से। तो ये एग्जांपल आपको याद रखना है, ठीक है, अभी आप नेट में सर्च करोगे डायरेक्टली पेंटोग्राफ इमेज तो आपको खुद दिख जाएगा वहां पे। ठीक है, लास्ट एक और इसमें वॉट्स मैकेनिज्म, ठीक है, इसको नोट कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। जस्ट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछ लेते हैं कि पेंटोग्राफ कहाँ यूज होता है, ठीक है, ये चीज जैसे वॉट मैकेनिज्म है ये कहाँ यूज होता है, इस तरीके से। वॉट मैकेनिज्म, ठीक है, इसमें लिखना इट इज यूज्ड इन स्टीम इंजन, यूज्ड इन स्टीम इंजन टू गाइड पिस्टन रॉड, टू गाइड पिस्टन रॉड, ठीक है, टू गाइड पिस्टन रॉड। एंड इसी में लिख लेना इट इज एन अप्रोक्सीमेट, ब्रैकेट में लिख लेना इट इज एन अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म, अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म, ठीक है, ये पॉइंट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, ठीक है, ये सब चीजें। बाकी हम जो एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस में हमें इनका एनालिसिस नहीं करना, कुछ ही जो मैकेनिज्म है जो हमें एग्जाम के लिए एग्जाम ओरिएंटेड फॉर्म में उन्हीं को डिस्कस करना है, ठीक है, बस इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, क्या यूज होता है, कहाँ कैसे यूज होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली कपल्ड व्हील ऑफ लोकोमोटिव हो गया, बीम इंजन हो गया एंड पेंटाग्राफ वॉट मैकेनिज्म, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट, इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक, तो ये चीज हमें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले इसका हम एक बेसिक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, सबसे पहले हम इसका एक बेसिक डायग्राम बनाएंगे ताकि आपको सारे एलिमेंट्स क्लियर हो जाए कि हाँ इसमें ये बेसिकली हमारे एलिमेंट्स यूज होने वाले, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्लाइडर, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ये आपका सिलेंडर है,
ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट ये हो गया आपका कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका हो गया सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। ठीक है, तो लेट सपोज दिस इज, नेमिंग कर देते हैं, फर्स्ट लिंक, सेकंड लिंक, थर्ड लिंक, एंड दिस इज द फोर्थ लिंक। ठीक है, इस तरीके से। फोर्थ कौन सा, ये आपका जो स्लाइडर है बेसिक। तो नेमिंग तो हमें पता ही है, बेसिकली दिस इज योर क्रैंक, कनेक्टिंग रॉड, ठीक है, एंड दिस इज द पिस्टन या स्लाइडर बोलो सर। ठीक है, इस तरीके से। तो इंपॉर्टेंट चीज हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में कि चार आपके पेयर है, उसमें से 3 टर्निंग पेयर है। ठीक है, पहले तो बात की 4 लिंक्स। ठीक है, 4 लिंक्स, ये चीज। दूसरा, 3 टर्निंग पेयर, टीपी लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, एंड 1 स्लाइडिंग पेयर, एसपी। ठीक है, 1 टर्निंग पेयर, 1 स्लाइडिंग पेयर। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो क्रैंक का तो काम क्या है, रोटेशन करना फुल। ठीक है, तो यहाँ पे मोशन क्या ऑब्जर्व हो रहा है ना, यहाँ पे आप बोलोगे रोटेशन टू ट्रांसलेशन। इस पर्टिकुलर केस में आप बोल सकते हो कि हाँ, रोटेशन टू ट्रांसलेशन हमें ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में। अब ये तो हमने कौन सा केस बनाया, ये तो हमने बेसिकली आईसी इंजन वाला केस बना दिया। बट मोर और लेस हमारे मैकेनिज्म जो भी है उसके लिंक हमारे यही है, एक आपका क्रैंक हो गया, कनेक्टिंग रॉड हो गया, स्लाइडर हो गया, और एक फिक्स हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अच्छा, इसमें ना एक और कई बार क्या होता है, आप एक और डायग्राम देखोगे। एक तो हम ये जनरल बना लेते हैं, एक दूसरा भी है, दूसरा भी बना लेना। उसमें थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज बस इतना ये है कि देखो, ये लेट सपोज आपका कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, एंड दिस इज योर क्रैंक। उसके बाद ये चीज आपका है, ठीक है। तो ये आपका देखो, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। ये बेसिकली आपका स्टीम इंजन में यूज होता है, इस तरीके से। ठीक है, सब कुछ चीजें सेम है। ठीक है, स्टीम इंजन में बेसिकली। ठीक है, इस तरीके से कुछ। तो यहाँ पे आप देखोगे दिस वन इज योर क्रैंक। ठीक है, ये आपका क्रैंक है, कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, ये होता है बेसिकली आपका क्रॉस हेड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रॉस हेड। दिस इज योर क्रॉस हेड, दिस इज योर पिस्टन रॉड। ठीक, दिस इज योर पिस्टन रॉड,
ठीक है, एंड दिस इज योर पिस्टन। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर। एंड बेसिकली ये क्या है, गाइड्स है जिसमें आपका क्रॉस हेड मूव कर रहा है। ठीक है, वैसे मैकेनिज्म का ऐसा लिख लेता हूँ, simple। गाइड्स वो बेसिकली मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट है बस। अब होता क्या है ना, यहाँ पे देखो पिस्टन प्लस पिस्टन रॉड और क्रॉस हेड ये एक ही लिंक है। ठीक है, पिस्टन प्लस पिस्टन रॉड प्लस क्रॉस हेड। ठीक है, ऑल आर वन लिंक ओनली, कंप्लीटली एक ही लिंक है। ठीक, एक स्लाइट डिफरेंस है जो आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म जो है बेसिकली अलग अलग जगह पे यूज होता है। ये आपका बेसिकली आपका स्टीम इंजन में यूज होता है फॉर एग्जांपल। ठीक है, आईसी इंजन में यूज हो रहा है, कंप्रेशर्स में यूज हो रहा है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर्स में। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है। ठीक है, अब क्या है कि अगर आप अलग अलग लिंक को फिक्स करोगे तो आपको अलग अलग मैकेनिज्म्स मिलते हैं, वो चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, वो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से लिंक को फिक्स करने से हमें क्या क्या चीज ऑब्जर्व होगी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो ये हमारा इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज 4 लिंक, 3 टर्निंग और एक स्लाइडिंग पेयर। ठीक है, 3 टर्निंग और एक स्लाइडिंग पेयर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी एक दूसरा स्टीम इंजन में हम इस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, स्टीम इंजन में इस तरीके से। नेक्स्ट अब हम इन्वर्जन के नाम लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन्वर्जन के नाम लिखते हैं यहाँ पे। एंड इन्वर्जन के नाम किस तरीके से लिखेंगे, देखो सबसे पहले कि कौन सा लिंक फिक्स किया आपने। ठीक है, लेट सपोज सिलेंडर इज फिक्स्ड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम जो केस ले रहे हैं कि सिलेंडर आपने फिक्स कर रखा है, तो फर्स्ट इन्वर्जन। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिखते हैं सर, फर्स्ट इन्वर्जन। ठीक है, फर्स्ट इन्वर्जन। ठीक है, तो फर्स्ट इन्वर्जन में हमने फिक्स किया, लेट सपोज सिलेंडर इज फिक्स्ड। और सिलेंडर फिक्स होगा तो आपको पता ही है क्या चीज बनेगी, सिलेंडर फिक्स हम कंसिडर कर रहे हैं। सिलेंडर फिक्स करते हैं तो यहाँ पे आपको पता है एक आईसी इंजन और एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, वहीं पर तो हमारा सिलेंडर फिक्स होता है बेसिकली, है ना। सिलेंडर फिक्स होगा तो आईसी इंजन या रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, आईसी इंजन या फिर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, सिलेंडर फिक्स करा तो आईसी इंजन या रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इन्वर्जन हम लिखते हैं, सेकंड इन्वर्जन। ठीक है, सेकंड इन्वर्जन में क्रैंक फिक्स। ठीक है, क्रैंक फिक्स करते हैं। ठीक है, आपको नाम याद होना बहुत जरूरी है एग्जाम में सबसे पहले तो, कि किसको फिक्स करने पे हमें क्या मिल रहा है। क्रैंक फिक्स्ड। ठीक है, क्रैंक फिक्स करते हो तो दो केसेस है, एक है विथवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म और एक है रोटरी इंजन। ठीक है, तो दो चीजें मिलेगी आपको, एक है विथवर्थ जो कि हमें डिस्कस भी करना है। ठीक, विथवर्थ, विथवर्थ क्विक रिटर्न, क्विक रिटर्न
क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। ठीक है, फर्स्ट वन। देन सेकंड आप लिखोगे यहाँ पे रोटरी इंजन, जिसका दूसरा नाम क्या है, जनॉम इंजन। ठीक है, देन थर्ड इन्वर्जन, ठीक है, थर्ड इन्वर्जन में बेसिकली जो हम फिक्स करेंगे वो है आपका कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड फिक्स करते हैं तो अगर आपको नाम याद होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपने शायद क्वेश्चंस भी करे होंगे, क्रैंक एंड स्लॉटेड बार मैकेनिज्म। ठीक है, क्रैंक एंड स्लॉटेड, क्रैंक एंड स्लॉटेड बार, क्रैंक एंड स्लॉटेड बार, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, QRMM शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ इसे, ठीक है। देन सेकंड इज ऑसिलेटिंग सिलेंडर, ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन। ठीक है, ये चीज। लास्ट जो हमारे पास इन्वर्जन है वो है आपका बेसिकली, ठीक है, फोर्थ इन्वर्जन, ठीक है। तो आप देखोगे अब फिक्स करने के लिए बचा क्या है, देखो सिलेंडर आपने कर दिया, क्रैंक भी कर दिया, कनेक्टिंग रॉड भी कर दिया, बचा लास्ट आपका बेसिकली पिस्टन, ये स्लाइडर। ठीक है, पिस्टन बोलो चाहे स्लाइडर बोलो, ठीक है। स्लाइडर इज फिक्स्ड। ठीक है, तो स्लाइडर फिक्स करते हो तो आपको नाम याद होना चाहिए यहाँ पे, हैंड पंप एक, ठीक है। एंड दूसरा है बुल इंजन, बुल इंजन। हैंड पंप बोलो, दूसरा यहाँ पे एक और नाम है पेंडुलम पंप। ठीक है, आपको ये सारे एग्जाम्पल याद होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, सारे एग्जांपल याद होने चाहिए, डायरेक्ट नेम आपको याद होना चाहिए, कौन से कनेक्टिंग मेंबर को, कौन से लिंक को फिक्स करने पे क्या मिल रहा है। ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन ही है डायरेक्ट कि आपको नाम याद होने चाहिए। ठीक है, आईसी इंजन, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर सिलेंडर फिक्स होते हैं तो क्रैंक फिक्स होता है तो विर्थवर्थ और रोटरी। ठीक है, कनेक्टिंग रॉड फिक्स करा तो क्रैंक स्लॉटेड ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन, स्लाइडर फिक्स किया तो हैंड पंप एंड बुल इंजन। इस तरीके से आपको नाम याद होने चाहिए। ठीक है, ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, बाकी बात बाद में होगी, सबसे पहले आपको ये फिक्स क्लियर हो जाना चाहिए कि हाँ कुछ इस तरीके से मोशन बताना था तुमसे। ठीक है, अब इसमें जो हमें सबसे पहले डिस्कस करना है, देखो नाम ठीक है आपको याद हो गए, ठीक है, तो डिस्कस करना है हमें यहाँ पे क्रैंक एंड स्लॉटर, क्रैंक एंड स्लॉटेड बार क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, विथवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। ठीक है, ये दो डिस्कस करना है जिससे आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। ठीक है, इन्हीं दो का हमें एनालिसिस हमारे सिलेबस में जो इसका डिस्कशन करना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको सबके नाम याद होने चाहिए। ठीक है, बस गलत मत लिख लेना, ये इसके पार्ट है। ठीक है,
ठीक है, एंड दिस वन। प्रांजल पाल, क्लिक करोगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, इस तरीके से जस्ट। ठीक है, चलो। ठीक है, तो अमन सिलेबस कंप्लीट चल रहा है। सिलेबस में जो इस यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं वो कंप्लीट है, चाहे आप गेट इंजीनियरिंग सर्विस की बात करो चाहे एसएससी की बात करो, कंप्लीट है वो। ठीक है, तो एनालिसिस जिनका करना है हम उन्हीं का ही एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस क्रैंक एंड स्लॉटेड का होगा एंड विथवर्थ का होगा। बाकी आईसी इंजन तो खैर हम आगे डिस्कस करते ही रहेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना बस। क्योंकि आप देखोगे कहीं भी आपको रोटरी इंजन ये सब चीजें डिस्कशन में नहीं आएंगी, बस आपको नाम याद होने चाहिए। ठीक है, डिस्कशन में आपका जो यूज होगा सिर्फ और सिर्फ विथवर्थ क्रैंक एंड स्लॉटेड आईसी इंजन। ठीक है, आईसी इंजन में तो खैर हम आगे वेलोसिटीज फोर्स डायनामिक एनालिसिस देखेंगे पूरा कंप्लीट। ठीक है, बट यहाँ पे मैकेनिज्म में जो एनालिसिस करना है सबसे इंपॉर्टेंट है क्रैंक एंड स्लॉटेड एंड विथवर्थ क्विक रिटर्न। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो हेडिंग क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म। क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म। ठीक है, क्रैंक एंड स्लॉटेड। क्रैंक स्लॉटेड बार, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर। ठीक है, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। ठीक है, क्यू आर एम एम। स्लॉटेड बार बोलो स्लॉटेड लीवर बोलो एक ही चीज है। ठीक है, क्रैंक स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। देखो, सबसे पहले इसका मैकेनिज्म हमें समझना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। ठीक, सो दिस इज योर स्लॉटेड बार, और उस स्लॉटेड बार के अंदर है आपका एक बेसिकली स्लाइडर। ठीक है, उसके अंदर आपने एक स्लाइडर रखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। एंड बेसिकली ये जो मैकेनिज्म जो यूज हो रहा है, ठीक है,
ये कुछ आपके पास है कटिंग टूल, रैम जिसको जनरली बोलते हैं। ये रैम बेसिकली जिसके आगे कटिंग टूल लगा रखा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड फाइनली ये स्लाइडर कनेक्टेड है यहाँ से इसके साथ, ठीक है। इसको थोड़ा ठीक है, तो यहाँ बीच में ना कहीं स्लाइडर रखा हुआ है, देखो। जो स्लाइडर इस स्लॉटेड बार के अंदर मूव कर सकता है, ठीक है, इस तरीके से। इस स्लॉटेड बार के अंदर ये बेसिकली क्या करेगा, मूव, बेसिकली स्लाइड करेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये है आपका मैकेनिज्म पूरा, ठीक है। अब आपको पता है क्रैंक एंड स्लॉटेड बार की हमने बात करी थी, तो क्या फिक्स है यहाँ पे, कनेक्टिंग रॉड फिक्स है, ठीक है, द कनेक्टिंग रॉड इज फिक्स। अब यहाँ पे सबसे पहले हम नेमिंग कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज फिक्स्ड वन इज योर कनेक्टिंग रॉड, ये आपका कनेक्टिंग रॉड फिक्स है, ठीक है। दिस इज योर क्रैंक, ठीक है, ये क्रैंक है। और ये है आपका स्लॉटेड बार, और उसके अंदर है आपका स्लाइडर, ठीक है, उसके अंदर है स्लाइडर, द रेड वन, स्लाइडर, ठीक है, करेक्ट। अब यहाँ पे आपका ये मैकेनिज्म है, ठीक है। अब मैकेनिज्म में हो क्या रहा है, देखो, आपको ऑब्जर्व ये करना है। देखो क्या हो रहा है कि क्रैंक जो ये है, दिस क्रैंक, ये जो क्रैंक है बेसिकली, क्रैंक तो रोटेशन कर रहा है, कंप्लीट रोटेशन करेगा। दिस क्रैंक विल रोटेट कंप्लीट, ठीक है, पूरा 360 डिग्री रोटेशन करेगा। कौन, क्रैंक। बट ये जो स्लॉटेड बार है ना, ये क्या करेगा, सिर्फ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन कैसे, देखो, कभी ये इधर होगा, कभी इधर होगा, और कभी इधर होगा, इस तरीके से ऑसिलेशन करेगा। मतलब एक इसकी रेंज इधर है और एक इधर, तो सिर्फ इतने पार्ट में ये ऑसिलेशन करता रहेगा, इतने ही पार्ट में ये ऑसिलेशन करेगा। तो मैकेनिज्म में आपके कितने पार्ट हो गए, कनेक्टिंग रॉड हो गया, क्रैंक हो गया, स्लॉटेड बार हो गया, और ये स्लाइडर हो गया, ठीक है, ये सब। बाकी ये जो हमने बनाया है ना, अगेन दिस वन इज एक्स्ट्रा, दिस नॉट इन द पार्ट ऑफ मैकेनिज्म। ये जो रैम बना रखा है और ये जो मेंबर इसका कनेक्टिंग है, ये मैकेनिज्म का पार्ट नहीं है। मैकेनिज्म में सिर्फ क्रैंक है, कनेक्टिंग रॉड है, स्लॉटेड बार है, और स्लॉटेड बार के अंदर स्लाइड है, सिर्फ इतना, ठीक है। पहले तो ये समझना कि कौन कौन से मेंबर्स हैं, पहले तो ये समझ जाए। अब जो स्लॉटेड बार ऑसिलेट करेगा, स्लॉटेड बार ऑसिलेट करेगा, देखो, जो स्लॉटेड बार है, स्लॉटेड बार की लेंथ है, मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ, ये ऐसा कुछ ऑसिलेट कर रहा होगा, कुछ इधर से इधर ऐसे ऑसिलेशन होगा। ऑसिलेशन होने से क्या होगा, देखो, आप विजुलाइज करना, देखो, ये जो है, ये समझो कि पूरा स्लॉटेड बार है। अब स्लॉटेड बार इधर है तो रैम आपका किधर होगा, अब ये स्लॉटेड बार इधर गया तो रैम किधर जाएगा, इस चीज को समझने की कोशिश करना। अभी इस पर्टिकुलर पोजीशन में रैम कहाँ पे होगा, और जब ये इधर की तरफ मूव करना चालू करेगा तो रैम किधर, आगे की तरफ जाएगा। तो बस ये चीज हमें विजुलाइज करनी है, ठीक, यही चीज हमें विजुलाइज करना है। because of the oscillation because of the oscillation of what, slotted bar, the ramp will move forward and then backward। ये चीज, ये बात समझ में आई। और जो आपका स्लॉटेड बार है, ये जो आपका स्लॉटेड बार है, इसके ऑसिलेशन से रैम्प आगे फॉरवर्ड देन बैकवर्ड, इस तरीके से मोशन चलता रहेगा, करेक्ट, इस तरीके से आपका मोशन चलता रहेगा, कभी आगे फॉरवर्ड देन बैकवर्ड। रैम में क्या लगा है, कटिंग टूल। कटिंग टूल बेसिकली क्या कर रहा है, मटेरियल रिमूवल प्रोसेस, ठीक है। अब कॉमन सेंस वाली बात है, हमें क्या चाहिए, ड्यूरिंग द कटिंग ऑपरेशन वो प्रॉपरली कट करे, एंड जब उसने कट कर लिया है, देन ये दोबारा अपनी पोजीशन पे आए, वो भी विद मिनिमम टाइम। क्यों हम ऐसा चाहते हैं, ऑब्वियस ही बात है, प्रोडक्टिव टाइम कब है, जब रैम आगे कटिंग की तरफ कर रहा है। जब रैम आपका आगे की तरफ मूव करेगा और कटिंग करेगा, रैम आगे मूव कर रहा है और कट करते हुए जा रहा है मटेरियल वर्क पीस को, तो ड्यूरिंग कटिंग इट शुड प्रॉपरली कट द मटेरियल। अब जब वो
कटिंग खत्म हो चुका है, लेट्स सपोज उसका कटिंग खत्म हुआ, यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया और कटिंग खत्म, कटिंग खत्म होने के बाद अब उसका काम क्या है, दोबारा रिटर्न करना अपनी पोजीशन पे। ठीक है, अब इस टाइम पे वो कोई वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली ये जो टाइम इन्वॉल्वमेंट है इसको हमें मिनिमम से मिनिमम रखना है। तो मिनिमम से मिनिमम कैसे रखेंगे, जब उसका रिटर्न फास्ट हो। ठीक है, फॉरवर्ड स्ट्रोक में वो कटिंग कर रहा है तो वो प्रॉपरली कट करे, बट ड्यूरिंग द रिटर्न स्ट्रोक वो खाली आ रहा है, वापस कुछ नहीं कर रहा है, तो उसका उस वक्त जो टाइम इन्वॉल्वमेंट है, जो टाइम लग रहा है, वो मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए, ताकि वो क्विकली रिटर्न कर पाए अपनी पोजीशन पे, देन अगेन कटिंग। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। ये बेसिक सी बात समझना है कि क्यों क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, बिकॉज जब ये फॉरवर्ड आगे मूव करेगा तो ये वर्कपीस को कट करेगा, कौन, कटिंग टूल। तो ये तो प्रॉपर्ली कट होना चाहिए, ठीक है, जितना टाइम इन्वॉल्वमेंट होगा ठीक है, बट आफ्टर द कटिंग प्रोसेस जैसे उसका फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग खत्म होता है, तो कटिंग स्ट्रोक खत्म होने के बाद वो खाली है, उसको वापस आना अपनी पोजिशन पे। तो इस टाइम में हमारा कोई प्रोडक्टिव काम हो नहीं रहा है, तो ये टाइम जितना कम से कम हो उतना ज्यादा बेटर है हमारे लिए, क्योंकि इंडस्ट्री में हम हमेशा नॉन प्रोडक्टिव टाइम को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में एक बेसिक सा कंसेप्ट है, जब भी कोई इंडस्ट्री आपने लगा रखी है तो आपको ये देखना है कहाँ भी ऐसा कौन से ऑपरेशन हो रहे हैं जो नॉन प्रोडक्टिव है, उनको मिनिमम से मिनिमम करना है, एंड उसमें जो लगने वाले टाइम इन्वॉल्वमेंट है उसको भी मिनिमम से मिनिमम, क्योंकि जितना टाइम आप रिड्यूस करोगे उतना आप टाइम सेव कर रहे हो, इन टोटल आप मनी सेव कर रहे हो। ठीक है, जो प्रोडक्ट आपका 5 मिनट में बन रहा है वो कहीं ना कहीं 3 मिनट में बनेगा, कहीं ना कहीं 4 मिनट में बनेगा, तो आपने 1 मिनट भी सेव कर लिया किसी प्रोडक्ट को बनाने में, तो आपने बहुत कुछ सेव कर लिया वहां पे। ठीक है, अब नंबर ऑफ आवर्स में जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो ज्यादा बनने वाले, तो इस टर्म्स में आप देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्ट आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, ये चीज होती है। तो नॉन प्रोडक्टिव वर्क एंड नॉन प्रोडक्टिव टाइम जो है उसको मिनिमाइज करना है। ठीक है, ये चीज। तो ये तो एक बेसिक हमारा डायग्राम हो गया कि भाई इस तरीके से, और ये जो स्लॉटेड बार है ये कुछ ऐसे ऑसिलेशन कर रहा होगा। ठीक, चलो ये डायग्राम क्लियर है, बना भी लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, अब देखो इसका मैं परफेक्ट मैकेनिज्म वाला जो डायग्राम है मोशन विद, वो सब हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से, ये आपका कनेक्टिंग रॉड, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड आपका फिक्स है। ठीक, तो ये तो हो गया आपका फिक्स। कनेक्टिंग रॉड के साथ आपका स्लॉटेड बार है, तो स्लॉटेड बार को इस बार हम जस्ट एक सिंगल लाइन से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये चीज। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है एक फॉरवर्ड स्ट्रोक में देखो, ऑब्वियस सी बात है ना, यहाँ पे एक चीज देखना, एक इसका फॉरवर्ड स्ट्रोक यहाँ पे होगा जब रैम आपका बिफोर कटिंग प्रोसेस, रैम आपका एक अपनी इनिशियल पोजीशन पर होगा बिफोर कटिंग। ठीक है, एंड ये फिर फॉरवर्ड स्ट्रोक आगे की तरफ जाएगा, फॉरवर्ड स्ट्रोक खत्म होगा तो एक दूसरी पोजीशन बनेगी रैम की, तो जब रैम की दूसरी पोजीशन बनेगी तो ऑसिलेटिंग बार की जो स्लॉटेड बार है उसकी एक नई पोजीशन बनेगी। बात समझ में आ रही है, स्लॉटेड बार की एक पोजीशन है जिसमें रैम आपका ऐसे अभी कनेक्टेड है, और रैम अभी कटिंग नहीं कर रहा है बिफोर द कटिंग प्रोसेस, फॉरवर्ड स्ट्रोक होने से पहले यहाँ पे, तो स्लॉटेड बार कुछ ऐसा है। अब कटिंग प्रोसेस हुई तो रैम आगे बढ़ेगा, आगे जाएगा तो कुछ यहाँ पे आ चुका है, फिर इसके लिए स्लॉटेड बार कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो दो एक्सट्रीम पोजीशन बन रही है, बिफोर द कटिंग मतलब बिफोर द फॉरवर्ड स्ट्रोक एंड आफ्टर द एंड ऑफ फॉरवर्ड स्ट्रोक, तो दो एक्सट्रीम पोजीशन बन रही है किसकी, स्लॉटेड बार की, एक ऐसे और एक ऐसे, दो एक्सट्रीम पोजीशन। ये बात समझना, अगर ऐसे हुआ इस साइड तो रैम अभी बिफोर कटिंग प्रोसेस है, आफ्टर कटिंग प्रोसेस रैम आगे बढ़ेगा कुछ, तो उस वक्त आपका स्लॉटेड बार कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो मैं दोनों एक्सट्रीम पोजीशन बना लेता हूँ, ठीक, दोनों ही एक्सट्रीम पोजीशन हम बना लेते हैं। ठीक है, सर मुझे आवाज नहीं आ रही, ऑडियो में प्रॉब्लम। ऑडियो नहीं आ रहा है, किसी को ऑडियो नहीं आ रहा है क्या, ऑडियो, हो गया ऑडियो सर, आ हो रहा गया, है, अब आ गई, आ गई सर, आ गई। ओके हाँ। ओके ओके, ठीक है, चलो देखो, तो दो एक्सट्रीम पोजीशन की हम बात कर रहे हैं।
ठीक है, अभी इसका मैकेनिज्म देखेंगे एनिमेशन तो आपको और बेटर क्लियर होगा, बट बिफोर एनिमेशन आपको बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज मैकेनिज्म देख के आपको समझ में आएगा नहीं फिर। ठीक है, तो हमने बस जस्ट ये चीज डिस्कस किया है कि रैम का बिफोर कटिंग प्रोसेस रैम आपका यहाँ पे है, तो एक एक्सट्रीम पोजीशन ये बना, और जब रैम खत्म कर लेता है कटिंग तो थोड़ा आगे जाएगा, तो फिर स्लॉटेड बार का दूसरा पोजीशन ऐसे बनेगा, मतलब एक पोजीशन ऐसे है, एक पोजीशन ऐसे है, और ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, अब देखो, ठीक यहाँ पे अब क्या होगा, देखो दोनों के मैंने एक्सट्रीम पोजीशंस बना ली। अच्छा, क्रैंक तो कंप्लीट रोटेशन ही करेगा, क्रैंक तो कंप्लीट रोटेशन करने वाला है ना। ठीक है, तो क्रैंक तो रोटेशन कर रहा होगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, इस तरीके से, तो ये मैंने क्रैंक बेसिकली क्रैंक का रोटेशन को इस सर्कल से शो कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, ये तो हमने जैसे बोला, लेट सपोज ये आपका आगे किससे कनेक्टेड था, रैम से कनेक्टेड था ना, तो लेट सपोज ये आपका रैम का इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक रैम बना लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से, और ये रैम आगे मूव करेगा तो वैसे ही पैरेलल में आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, जस्ट इसके पैरेलल होगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, ये चीज, और यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से होगा, ये लाइन स्ट्रेट होगा। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जो डॉटेड लाइन होगी स्ट्रेट बनेगी। ठीक है, एग्जैक्टली। सर ये ऑसिलेटिंग सिलेंडर का है क्या? नहीं नहीं नहीं, क्रैंक एंड स्लॉटेड है। ओके सर, ठीक है। आपने मिस कर दिया थोड़ा सा, कोई नहीं, अभी इसका हम एनिमेशन देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज, ये लाइन ऐसे होगा, करेक्ट, वैसे ही रैम में भी आपको कुछ ऐसी एक लाइन बनेगा। ठीक है, बिल्कुल। अब एक चीज देखो, यहाँ पे आपको एक क्लियर है, लेट सपोज हम नेमिंग कर देते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए एक चीज को। तो लेट सपोज दिस पॉइंट इज योर ए पॉइंट। ठीक है, दिस इज योर बी। तो ए बी बेसिकली हमारा क्या हो गया, क्रैंक। ठीक है, ठीक है, सॉरी, ए बी जो हमारा ये तो कनेक्टिंग रॉड है। ठीक, ए बी इज अवर कनेक्टिंग रॉड, क्योंकि फिक्स वन क्या हमारा कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, ए बी, देन इसको हम लिख लेते हैं सी। ठीक है, अब ये स्लॉटेड बार की दो पोजीशन बनाई है, तो इसको मैं C1 लिख रहा हूँ और एक C2 लिख रहा हूँ। ठीक है ना, तो C1B एक एक्सट्रीम पोजीशन है, दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन C2B है। करेक्ट, ये चीज। ठीक है, यहाँ तक ये चीजें क्लियर है। और बाकी ये R1 रैम का एक वन ये पोजीशन हो जाएगा, तो दूसरा पोजीशन R2 लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से, करेक्ट। एंड यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये चीज, ये इसके साथ यहाँ पे कुछ ऐसे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, करेक्ट। अब थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे, इस सेंटर से ना मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी है। ठीक है, सेंटर से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी है। ठीक है, तो ध्यान देना, ये जो लाइन है बेसिकली ये दोनों लाइन इसके परपेंडिकुलर होंगी, क्योंकि सर्कल पे टेंजेंट है ये। ठीक है, सर्कल पे क्या होंगी, टेंजेंट होंगी।
ये लाइन है थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से टेंजेंट है, ठीक है, दिस ऑल लाइंस आर टेंजेंट, ठीक, इस तरीके से। अब आप एक चीज देखो, फॉरवर्ड स्ट्रोक कहां से हो रहा है, R1 से R2 आपका फॉरवर्ड स्ट्रोक है, करेक्ट। इनिशियली आपका पोजीशन क्या रहा होगा, देखो अब देखना इस चीज को, इनिशियली आपका स्लॉटेड बार का पोजीशन ये रहा होगा C1B, ठीक है, और रैम का पोजीशन ये रहा होगा, तो इनिशियली स्लॉटेड बार का पोजीशन ये। अब ड्यूरिंग कटिंग स्लॉटेड बार आपका यहां से फिर ऐसे ऐसे करते करते यहां पहुंच चुका होगा, तो यहां से C1 से C2 बेसिकली ये मोशन हुआ होगा, ठीक है, स्लॉटेड बार C1B बेसिकली ऑसिलेट करते हुए यहां तक पहुंच चुका है BC2 तक, तो ये आपका फॉरवर्ड स्ट्रोक हुआ होगा, और फॉरवर्ड स्ट्रोक में आपका कटिंग खत्म, एंड वापस इसको रिटर्न करना है, ठीक है, करेक्ट। अब आप एक चीज देखो, जब कटिंग हुआ होगा, जब कटिंग हुआ होगा तो एंगल कितना ट्रेवल करा होगा ये, ठीक है, अब आप देखोगे एंगल ट्रेवल देखोगे एक चीज, ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो ये चीज है, यहां पे मैं लिख लेता हूं दिस एंगल, ठीक है, ये एंगल हो गया, दूसरा एंगल है आपके पास ये वाला एंगल, ठीक है, पॉइंट ये कौन सा आपका ए है, ठीक है, इसको मैं अलग से लिख देता हूं पॉइंट ए, ठीक है, करेक्ट। अब आप यहाँ पे देखोगे ये जो ग्रीन वाला जो एंगल है बेसिकली ये है एंगल अल्फा, और जो रेड वाला है बेसिकली ये एंगल है बीटा, ठीक है, लेट्स सपोज दिस एंगल इज बीटा, ठीक, करेक्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बार ये चीज नेमिंग लिख लेते हैं सबसे पहले कि ए बी इज अवर कनेक्टिंग रॉड, ए बी इज कनेक्टिंग रॉड, ठीक है, ए डी, ए डी इज अवर क्रैंक, टी इसको डी यहाँ पे ले लेते हैं क्रैंक, ए डी इज क्रैंक, ठीक है, एंड बी सी इज अवर स्लॉटेड बार, ठीक है, दिस इज स्लॉटेड बार, ठीक है, इस तरीके से, करेक्ट। तो ये तो हमारे तीन लिंक हो गए, एंड फाइनली आपका एक स्लाइडर है, ठीक है, स्लाइडर को हम लिंक नंबर 4, स्लाइडर एक लास्ट, ठीक है, तो लेट सपोज दिस इज लिंक 1, कनेक्टिंग रॉड को हम नाम लिख लेते हैं, कनेक्टिंग रॉड लिंक नंबर 1, क्रैंक इज लिंक नंबर 2, स्लॉटेड बार इज लिंक नंबर 3, एंड स्लाइडर इज लिंक 4, स्लाइडर इज लिंक 4, करेक्ट, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, ये यहां तक चीज समझ में आई। अब एक चीज देखना, अल्फा आपका ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू बीटा, अल्फा बेसिकली ये वो एंगल है जो ड्यूरिंग द आपका कटिंग स्ट्रोक है, एंड बीटा ड्यूरिंग द रिटर्न स्ट्रोक, ये यहां से आपको डायरेक्टली डायग्राम से देखकर पता चल रहा है कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, ठीक है, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, इट मींस कटिंग टाइम जो है वो ज्यादा है, मतलब कटिंग स्ट्रोक में क्या है आपका ज्यादा एंगल डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब ज्यादा टाइम इन्वॉल्व होने वाला है, ठीक है, कटिंग में क्या होगा ज्यादा टाइम इन्वॉल्व होगा, बट ड्यूरिंग रिटर्न स्ट्रोक टाइम कम लगेगा, क्योंकि आप एंगुलर टर्म्स में देखो अल्फा ज्यादा ट्रेवल दिखेगा आपको रोटेशन, एंड बीटा कम, ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पे, ठीक है, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, ये चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो, अल्फा हम लिखेंगे एंगल ड्यूरिंग फॉरवर्ड स्ट्रोक, ठीक है, अल्फा इज एंगल ड्यूरिंग फॉरवर्ड स्ट्रोक, ड्यूरिंग फॉरवर्ड स्ट्रोक, ठीक है, बीटा इज योर एंगल ड्यूरिंग फॉरवर्ड स्ट्रोक, बोलने का मतलब कटिंग स्ट्रोक बेसिकली, ड्यूरिंग बैकवर्ड स्ट्रोक, बैकवर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा रिटर्न स्ट्रोक, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली पता चल रहा है अल्फा का वैल्यू ज्यादा, तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा टाइम लगेगा ड्यूरिंग कटिंग, एंड लेस टाइम विल बी ड्यूरिंग द रिटर्न स्ट्रोक, करेक्ट। तो ये चीज यहाँ से ऑब्जर्व होती है, तो यहाँ से हम एक पॉइंट लिखेंगे डायरेक्ट कि क्या होगा, कटिंग टाइम इज मोर,
यहाँ से पॉइंट हमें जो क्लियर है वो है कटिंग टाइम। ठीक है, इसका डिजाइन ही इस तरीके से किया है कि अल्फा का वैल्यू आपको ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, कटिंग टाइम इज मोर। ठीक है, एंड रिटर्न टाइम, ठीक है, इज लेस। इसलिए हम बोलते हैं, दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोलते हैं, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। ठीक है, इसलिए तो हम इससे बोलते हैं, दैट्स व्हाई क्विक रिटर्न, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। ठीक है, QRMM, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। क्लियर? ठीक है, अब यहां तक चीजें क्लियर होगी। अब थोड़ा ना एक लैंग्वेज में दो तीन पॉइंट लिख लेते हैं जिससे हमें आइडिया रहे कि क्या क्या होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट लिख लेना, स्लॉटेड बार ऑसिलेट, ऑसिलेट्स, ठीक है, अबाउट पॉइंट, अबाउट पॉइंट बी। ठीक है, तो बेसिकली बी पॉइंट के अबाउट ये सीबी वाला जो है ना, ये ऑसिलेट कर रहा है अबाउट पॉइंट बी। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखना, स्लाइडर स्लाइड्स, स्लाइड्स इन अ स्लॉटेड बार, इन अ स्लॉटेड बार और लीवर। ठीक है, एंड क्रैंक, क्रैंक रोटेट्स, क्रैंक किसके अबाउट रोटेट कर रही है, क्रैंक रोटेटिंग अबाउट पॉइंट ए, रोटेट्स अबाउट ए। ठीक है, ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखना है इसमें, व्हेन टूल मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है, व्हेन टूल मूव्स। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसलिए आपको क्लियर होना चाहिए कि जब आपका टूल मूव कर रहा है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड कट्स द मटेरियल, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो क्या रहा है, कटिंग। ठीक है, एंड कट्स द मटेरियल, cuts the material, then it is known as, then it is known as cutting stroke। ठीक है, कटिंग स्ट्रोक, कटिंग स्ट्रोक बोलो या फिर फॉरवर्ड स्ट्रोक बोलो, एक ही बात है, ये फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही आपका बेसिकली कटिंग हो रहा है। ठीक है, एंड फाइनली यहाँ पे हम लास्ट पॉइंट लिखेंगे, व्हेन द टूल कम्स बैक, व्हेन द टूल, व्हेन टूल कम्स बैक, ठीक है, व्हेन टूल कम्स बैक एंड डज नॉट, and does not, and does not cut the material, comes back and does not cut the material, does not cut the material। ठीक है, then it is, then it is the ideal stroke or the return stroke, then it is known as, क्योंकि रिटर्न टाइम में कुछ हो नहीं रहा है तो आइडियल स्ट्रोक भी बोलते हैं, इट इज नोन एज आइडियल स्ट्रोक, या फिर आप बोलो रिटर्न स्ट्रोक, क्योंकि रिटर्न टाइम में कुछ हो नहीं रहा है तो हम यही तो चाहेंगे कि भाई आइडियल टाइम कम से कम रहे। ठीक है, तभी आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये चीज हमने अल्फा बीटा तो खैर लिख लिया, एंगल ड्यूरिंग फॉरवर्ड स्ट्रोक, एंगल बीटा ड्यूरिंग बैकवर्ड स्ट्रोक। ठीक है, फॉरवर्ड स्ट्रोक बोलने का मतलब कटिंग स्ट्रोक, बैकवर्ड मतलब रिटर्न। ठीक है, ये चीज लिख लेना, फॉरवर्ड स्ट्रोक मतलब कटिंग
टाइम की बात हो रही है और ये रिटर्न टाइम की बात हो रही है। ठीक है, करेक्ट। ठीक है, तो यहां तक चीजें क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि यार क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म का क्यू आ रहा है, क्विक रिटर्न रेशियो होगा क्या। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें जो चीज यहाँ पे फाइंड आउट करनी है वो है आपके पास क्यू आर आर, इसको हम क्या बोलते हैं, क्विक रिटर्न रेशियो। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्विक रिटर्न रेशियो। क्विक रिटर्न रेशियो, ठीक है, लाइक दिस। तो ये बेसिकली क्या होने वाला है, टाइम ड्यूरिंग द कटिंग स्ट्रोक। ठीक है, टाइम ड्यूरिंग द कटिंग स्ट्रोक इट इज इक्वल्स टू टाइम ड्यूरिंग द कटिंग स्ट्रोक, ड्यूरिंग कटिंग स्ट्रोक डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय टाइम ड्यूरिंग द रिटर्न स्ट्रोक, टाइम ड्यूरिंग द रिटर्न स्ट्रोक। ड्यूरिंग रिटर्न स्ट्रोक, ठीक है, ये चीज। तो ये आपका क्यू आर आर हो गया। ठीक है, कटिंग स्ट्रोक में जो टाइम लगा डिवाइडेड बाय द टाइम ड्यूरिंग द रिटर्न स्ट्रोक। ऑब्वियसली बात है, रिटर्न स्ट्रोक में आपका टाइम क्या लगेगा, मिनिमम। ठीक है, कम से कम आपका टाइम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी में हम आगे फर्दर लिखेंगे क्यू आर आर। बेसिकली ये जो है ये फाइनली आपके किसके इक्वल हो जाएगा, इट इज इक्वल्स टू एंगल ड्यूरिंग। ये चीज याद रखना, एक ही चीज है वो, क्योंकि जितना एंगल ट्रेवल होगा, जितना एंगल होगा उतना ज्यादा वो टाइम लगेगा उसमें। तो एंगल ड्यूरिंग कटिंग स्ट्रोक, एंगल ड्यूरिंग कटिंग स्ट्रोक। ठीक है, एंगल ड्यूरिंग कटिंग स्ट्रोक डिवाइडेड बाय एंगल ड्यूरिंग कटिंग स्ट्रोक, रिटर्न स्ट्रोक सर। ड्यूरिंग रिटर्न स्ट्रोक। ठीक है, ये चीज। तो फाइनली हमें पता चल रहा है कि क्यू आर आर, जो कि जिसमें आपको मैक्सिमम न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, इट इज इक्वल्स टू अल्फा बाय बीटा। अल्फा इज द एंगल ड्यूरिंग कटिंग स्ट्रोक। ठीक है, एंड ऑब्वियसली बात है, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री, विल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, तो आपको एक एंगल भी पता है तो आप इजिली क्यू आर आर निकाल सकते हो, इजिली आप क्यू आर आर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये चीज। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अच्छा, आप क्या ये बता सकते हो कि स्ट्रोक कितना होगा, स्ट्रोक निकाल सकते हो, स्ट्रोक विल बी व्हाट, स्ट्रोक लेंथ कितना हो जाएगा, मतलब कितना स्ट्रोक होने वाला है। C1 C2 या R1 R2 बोलो, एक ही बात होगी। C1 C2 बोला जाए या R1 R2 बोला जाए, C1 C2 और R1 R2 एक ही चीज होगा, स्ट्रोक। ठीक है, ये बात सही है। ठीक है, ये चीज नोट कर लेना यहाँ पे। अच्छा, क्यू आर आर है तो डेफिनेटली क्यू आर आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा ना, ये चीज याद भी रखना। तभी तो क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म है, क्विक रिटर्न रेशियो शुड बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना था, स्ट्रोक बेसिकली। ठीक है, कई बार क्विक रिटर्न रेशियो पूछा जाता है, कई बार आपसे स्ट्रोक पूछ लेंगे, तो आपको दोनों चीज कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रोक पे भी आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है गेट में, तो आपको पता होना चाहिए कैसे स्ट्रोक कैलकुलेट करना है। पहली बात तो स्ट्रोक है क्या, आपको समझ में आया, R1 R2 एंड C1 C2 है ना। R1 R2, दिस R1 R2 बोलूं चाहे मैं C1 C2 बोलूं, दिस इज द स्ट्रोक। ठीक है, अब R1 R2 या C1 C2 एक ही चीज है, तो देखो C1 C2 का जस्ट हाफ कितना होगा, दिस पोर्शन, दिस पोर्शन, इसी C1 C2 का हाफ इतना ही पोर्शन होगा ना, दिस हाफ पोर्शन। एंड ये क्या है, बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल। दिख रहा है आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, बस इसी ट्रायंगल पे आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर दो, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। ठीक है, लेट सपोज इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम नाम दे देते हैं कुछ। लेट सपोज इस पर्टिकुलर पॉइंट को हमने नाम दिया P। तो ट्रायंगल BC1P, ट्रायंगल BC1P। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, ये वाला एंगल बता सकते हो कि ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल,
ये एंगल बताएगा कोई कितना होगा दिस एंगल। इस एंगल को क्या लिख सकते हैं, जो मैंने येलो से लिखा है इसको, ये एंगल कितना होगा? α/2, α/2। अल्फा तो ये है, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा ना, ये इधर वाला बीटा है। 90 माइनस बीटा बाई टू होगा, यस करेक्ट, 90 माइनस बीटा बाई टू होगा। ये टोटल एंगल बीटा है, हाफ विल बी बीटा बाई टू, हाफ विल बी बीटा बाई टू, दिस एंगल इज 90, यस यस करेक्ट। दिस, ये देखो सर्कल पे टेंजेंट है और रेडियस पे ड्रॉ कर रहे हो तो ये तो हमेशा 90 डिग्री होगा, दिस इज ऑलवेज 90 डिग्री। ठीक है, ये तो हमें क्लियरली पता है, दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, टोटल एंगल आपका क्या था बेसिकली, this total angle is beta, the half part, this half part will be beta by 2, this is 90, this is beta by 2, obviously बात ये क्या हो जाएगा 90 minus beta by 2, correct। ठीक है, so this angle is 90 minus beta by 2। ठीक है, तो इसको लिख लेना 90 minus beta by 2। ठीक है, दिस एंगल। अब ये क्लियर हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्री लगाई जाए तो हमें किसका लेंथ पता होगा? देखो अगर हमारे पास गिवन ज्योमेट्री है तो हमें लेंथ किसका पता होगा? लेंथ हमें स्लॉटेड बार का इजीली पता होगा ना, इसका लेंथ थोड़ा ना हमें पता होगा। कोई भी आपको मैकेनिज्म देगा तो भाई स्लॉटेड उसने डिजाइन कर रखा है तो स्लॉटेड बार का लेंथ तो पता होगा। स्लॉटेड बार का लेंथ पता है और ये एंगल पता है, तो बेसिकली आप ये वाला निकाल सकते हो ना कंपोनेंट, दिस विल बी व्हाट, साइन कंपोनेंट। ये बात सही है। तो स्लॉटेड बार C1 भी आपको पता होगा, स्लॉटेड बार का लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप फाइनली कैलकुलेट करो तो व्हाट विल बी द लेंथ, स्ट्रोक विल बी व्हाट, स्ट्रोक इक्वल्स टू R1 R2 और C1 C2 एक ही बात है। ठीक, इस तरीके से C1 C2 को क्या लिखेंगे हम, ट्वाइस ऑफ C1P, ट्वाइस ऑफ C1P है ना, ट्वाइस ऑफ C1P, ट्वाइस ऑफ C1P। ठीक है, इस तरीके से। एंड ट्वाइस ऑफ C1P, C1P के लिए हम क्या लिखेंगे, C1P को हम क्या लिखेंगे, इट इज इक्वल्स टू ट्वाइस इनटू स्लॉटेड बार, स्लॉटेड बार हमने क्या लिखा है C1B। ठीक है, इट इज नथिंग बट ट्वाइस C1B। ठीक, ट्वाइस C1B इनटू साइन, साइन 90 माइनस बीटा बाई 2, क्योंकि उसका साइन कंपोनेंट होगा ना, साइन 90 माइनस बीटा बाई 2, करेक्ट ये चीज। अब देखो C1B, C1B इज द स्लॉटेड बार, लेंथ ऑफ द स्लॉटेड बार। ठीक है, C1B को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, लेंथ ऑफ स्लॉटेड बार, ज्यादा बेटर है क्योंकि जब भी फॉर्मूला आपको इस तरीके से याद रखना है, लेंथ ऑफ स्लॉटेड बार लिख लिया C1B की जगह। ठीक है, इनटू ये साइन 90 माइनस थीटा विल बिकम कॉस थीटा, कॉस बीटा बाय 2, कॉस बीटा बाय 2, करेक्ट। अच्छा, कॉस बीटा बाय 2 को और क्या लिखा जा सकता है, कॉस बीटा बाय 2 को और क्या लिखा जा सकता है, कॉस बीटा बाय 2 को क्या लिखा जा सकता है बताओ। हाँ क्या हमारा बीटा बाय 2, कॉस बीटा बाय 2, ये एंगल है, एंगल का कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस बीटा बाय 2, बीटा बाय 2 बेसिकली ये एंगल है, बीटा बाय 2 ये, तो इसका कॉस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ना। तो बेस क्या होगा देखो, बेस विल बी व्हाट, एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, दिस विल बी बेस, दिस विल बी द बेस ना, बेस। और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ए बी, बेस क्या है एडी एंड हाइपोटेन्यूज क्या होगा ए बी, और एडी क्या है आपका क्रैंक, एडी इज व्हाट योर क्रैंक एंड ए बी इज व्हाट द कनेक्टिंग रॉड।
ठीक है, देखो फाइनली हमारे पास रिलेशन क्या है, cos बीटा बाई टू। अगर मैं cos बीटा बाई टू डायग्राम में देखता हूँ तो मुझे पता है बीटा बाई टू एंगल ये है, बीटा बाई टू एंगल ये है मेरे पास, और इस ट्रायंगल में cos बीटा बाई टू चेक करूँ तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने जो है आपका 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली बात है दिस वन इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज, करेक्ट। तो cos बीटा बाई टू की जगह मैं क्या लिखूंगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि क्या है, क्रैंक बाय कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, फाइनली जो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ रहा है इज इक्वल्स टू ट्वाइस इनटू लेंथ ऑफ स्लॉटेड बार, ठीक है। इसको हम अलग पेज में लिख लेते हैं, यहाँ पे कंजेस्टेड हो जाएगा तो स्ट्रोक इक्वल्स टू ट्वाइस इनटू लेंथ ऑफ स्लॉटेड बार, लेंथ ऑफ स्लॉटेड बार, और cos बीटा बाई टू की जगह क्या हो जाएगा, क्रैंक, लेंथ ऑफ क्रैंक, क्रैंक बाय कनेक्टिंग रॉड था ना, लेंथ ऑफ क्रैंक डिवाइडेड बाय व्हाट, लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड। लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड, ठीक है, इस तरीके से। ये फॉर्मूला ना आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन आएगा तो आप ज्योमेट्री लगाने मत बैठना है, तो ये क्वेश्चन अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो फिर, ठीक है। बस ये कि आपको याद होना चाहिए ये फॉर्मूला, ठीक है। अगर याद है तो फिर आपको ज्योमेट्री लगाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर ले, ठीक है। दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट। क्विक रिटर्न रेशियो तो खैर इजी है, बट ये फॉर्मूले का थोड़ा ध्यान रख सकते हो, याद कर सकते हो तो ठीक है, करेक्ट। पहले बताओ यहाँ तक चीजें क्लियर है, ये सब मैकेनिज्म क्लियर है कि नहीं, यहाँ पे किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक सबको, यस और नो, ठीक है, क्लियर है ना, ठीक है। देखो इसी में एक पार्ट है, देखो इसी का अगर आपको मैं इसका मैकेनिज्म दिखाऊं, देखो इसका मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। इसको ऑब्जर्व करो, मैकेनिज्म दिख रहा है सबको, आई थिंक दिख रहा होगा सभी लोगों को, है ना, तो यस आपको सर। दिख रहा होगा, है ना, तो Yes, इसमें sir, it देखोगे आप, is. ठीक है। तो क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा होगा कि कैसे एक ऑसिलेट कर रहा है और एक कंप्लीट रोटेशन कर रहा है, और स्लाइडर सिर्फ स्लॉटेड बार के ऊपर क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, ठीक है। बाकी वो ऊपर जो दिखा रखा है वो रैम है, बट हमारे मैकेनिज्म में क्या डिस्कस करना, मैकेनिज्म में तो सिर्फ स्लॉटेड बार, स्लाइडर, कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक। अच्छा यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड की बात करोगे ना, दो पॉइंट्स हैं जो उनके बीच का डिस्टेंस, वो आपका कनेक्टिंग रॉड फिक्स्ड, ठीक है। तो ये मोशन कुछ हो रहा है, ठीक है। तो सर ये मोशन आउटपुट का जो एक, मिल रहा है, सर एक्सक्यूज मी, हाँ हाँ बोलो, सर जो ये आउटपुट मिल रहा है तो वो हमें ऑसिलेशन मिल रहा है ना? यस एग्जैक्टली, ऑसिलेशन है, रोटेशन टू ऑसिलेशन, यस सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रोटेशन टू ऑसिलेशन मिल रहा है वो। अब ये आप ये मत कंपैरिजन करना, रैम तो ट्रांसलेट कर रहा है, रैम इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्रैंक स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म, वो तो हम जस्ट यूज कर रहे हैं, उसका मैकेनिज्म का यूज कर रहे हैं टू रन द मशीन टूल, कटिंग टूल, बट मैकेनिज्म का आप ऑब्जेक्टिव सिर्फ मोशन से होता है, ठीक है। और वैसे भी आप याद रखो फोर लिंक है ना, तो फोर लिंक में आपका एक कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक, स्लॉटेड बार और स्लाइडर, सिर्फ इतना, ठीक है? ये चीज क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, ये जो बेसिक पार्ट है एनिमेशन वाला, तो इससे क्या होगा आपको आइडिया लग जाएगा कैसे हो सकता है पॉसिबल, ठीक है।
यहाँ तक चीजें क्लियर? चलो ठीक है, अब इसमें ना इसके न्यूमेरिकल जो हमें डिस्कस करने हैं और इसी के साथ इसका विथ वर्थ वाला पार्ट भी, ठीक है। विथ वर्थ थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है, वहां पे आपका डबल क्रैंक मैकेनिज्म बनता है, तो थोड़ा सा उससे डिफरेंट है वो चीज, ठीक है। पहले बताओ यहां तक क्लियर हो गया सबको? यस सर। ठीक है, तो बाकी इसका न्यूमेरिकल फिर हम कल ही करेंगे, ठीक है ना? ठीक है। आयुष, कटिंग स्ट्रोक में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, किसकी वेलोसिटी की बात कर रहे हो? देखो जब आपका जो ऑसिलेशन हो रहा है वो तो आपका कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ही होगा, वेलोसिटीज विल बी कांस्टेंट। हाँ हाँ, रैम का उसके करस्पॉन्डिंगली वेलोसिटी होगा ना। रैम को तो हम वैसे भी एनालिसिस कर ही नहीं है, तो बट आप रैम को देखोगे, इट विल, उसका वेलोसिटी आप क्या देखोगे, जैसे आपने ये चीज पार्ट है, ये पार्ट देख रहे हो, दिस वन, ये तो स्लॉटेड बार बेसिकली ऑसिलेट कर रहा है बिल्कुल, बट यहाँ पे आप वेलोसिटी अगर आप चेक करते हो तो देखो क्या होगा, पॉसिबिलिटी है कि वैसे मोर पॉसिबिलिटी है कि वो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, बिकॉज ऑब्वियसली बात है अगर आप वेलोसिटीज डिफरेंट होंगी देयर विल बी जर्क एक्सेलरेशन, तो वो कटिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो हम ये इंश्योर करेंगे कि वेलोसिटी आपका कांस्टेंट ही रहे, ठीक है। तो कभी भी आपका मटेरियल कट होगा तो आप देखना कटिंग टूल जब भी मूव करता है इट शुड हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर अ प्रॉपर कटिंग, ठीक है। तो ये बात हम इंश्योर करेंगे यहाँ से, ठीक है। बाकी कल इस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये चीजें डिटेल और क्लियर हो जाएगी, बट इसके साथ साथ इसी का आगे जो पार्ट है विथ वर्थ वाला वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है, वहां पे समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी इसलिए आती है क्योंकि वहां डबल क्रैंक मैकेनिज्म बनता है, तो वहां दो लिंक का कंप्लीट रोटेशन हो रहा होता है, ठीक है, ये चीज। चलो देन ठीक है, कल इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो देन थैंक यू सो मच।